प्रिय विद्यार्थियों, ये पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के द्वितीय खंड में हम लोग मूलभूत अवधारणाओं की श्रेणी में गत कक्षा में प्रस्तुति एवं भूमिका की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे। और इस अवधारणा के अंतर्गत हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि समाज में अनेक लोग होते हैं, अनेक लोगों के अनेक पद होते हैं। यानी कि समाज में जो भी व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति का कोई ना कोई पद अनिवार्य रूप से होता है। समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिस व्यक्ति का कोई ना कोई पद नहीं हो। उसी सामाजिक पद को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से प्रस्थिति या स्टेटस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हम आंख उठाकर देखें, समाज की तरफ नजर फैलाएं और यह देखने का प्रयास करें कि समाज में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई पद नहीं है। तो निसंदेह हमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा जिसका कोई ना कोई पद नहीं हो। कहने का तात्पर्य कोई व्यक्ति समाज में रहे और उसका कोई पद नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद, कोई ना कोई स्टेटस होता है। उसी सामाजिक पद को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से प्रस्थिति या स्टेटस कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से समाज में अनेक लोग होते हैं, अनेक लोगों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। तो जब समाज में अनेक लोग होते हैं और इन अनेक लोगों की अनेकों परिस्थितियां हो जाती हैं, इसी क्रम में बीर स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में कहा है, जिस प्रकार से मैकियावेली पेज ने समाज को परिभाषित किया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक उसी प्रकार बीर स्ट्रीट भी समाज को इसी दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं। उनका मानना है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सामाजिक पद हो गए, बहुत सारी परिस्थितियां हो गई। तो इन बहुत सारे सामाजिक पदों से मिलकर, इन बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। तो बीर स्ट्रीट समाज को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि समाज जो है सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परिस्थितियां हो गई। ये बहुत सारी परिस्थितियां मिलकर सामाजिक परिस्थितियों का एक ताना बाना या सामाजिक परिस्थितियों का एक जाल बुन लेती है। बीर स्ट्रीट उन्हीं सामाजिक परिस्थितियों के जाल को यहाँ पर समाज कहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह भी हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कोई भी किसी व्यक्ति की परिस्थिति एक क्षेत्र में उच्च हो सकती है। यानी कि व्यक्ति को समाज में अनेकों परिस्थितियां मिलती हैं। कोई व्यक्ति एक क्षेत्र विशेष में उच्च परिस्थिति को हासिल कर सकता है। किसी एक व्यक्ति की किसी क्षेत्र विशेष में उच्च परिस्थिति हो सकती है, वही व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल निम्न परिस्थिति को प्राप्त करता है। जैसा कि हमने उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति जो कि घर में दादा की परिस्थिति धारण किए हुए है और परिवार में दादा का स्थान बहुत उच्च होता है, समाज में दादा का स्थान बहुत उच्च होता है, वह व्यक्ति जो कि परिवार में सबसे उच्च दादा की परिस्थिति को प्राप्त किए हुए है, वही व्यक्ति अगर किसी कार्यालय में, किसी दफ्तर में चपरासी है, तो वहां पर उसकी परिस्थिति उस कार्यालय के सामाजिक संस्थान में, उस कार्यालय के स्तरीकरण में उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति सबसे निम्न होगी। तो कहने का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई पद होता है। किसी व्यक्ति का एक क्षेत्र में उच्च पद हो सकता है, वही व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल निम्न परिस्थिति को प्राप्त करता है। तीसरी बात जो हमने आपको बताने का प्रयास किया वह यह है कि कोई भी परिस्थिति अपने आप में अकेली परिस्थिति नहीं होती। कोई भी परिस्थिति या कोई भी सामाजिक पद अकेला पद नहीं होता है। प्रत्येक परिस्थिति किसी दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही होती है। यानी कि कोई एक परिस्थिति है, कोई एक सामाजिक पद है, इसका मतलब उसके सामने कोई दूसरा पद भी होता है। बिना किसी दूसरे पद के कोई अकेली परिस्थिति नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही होती है। और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि अध्यापक एक परिस्थिति है। इसका मतलब अध्यापक कब अध्यापक होगा? अध्यापक तब अध्यापक होगा जब उसके विद्यार्थी होंगे। विद्यार्थी एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति के संदर्भ में दूसरी परिस्थिति भी है, क्योंकि विद्यार्थी तब विद्यार्थी है जब उनका कोई शिक्षक है। तो
शिक्षक की प्रस्तुति विद्यार्थियों के संदर्भ में है और विद्यार्थियों की प्रस्तुति शिक्षक के संदर्भ में है। दूसरी बात हमने कहा था कि पति एक प्रस्तुति है, इसका मतलब पति तब पति होता है जब पत्नी होती है। पत्नी एक प्रस्तुति है, इसका मतलब पत्नी पति के संदर्भ में ही पत्नी है, बिना पति के कोई पत्नी नहीं होती और बिना पत्नी के कोई पति नहीं होता। कहने का तात्पर्य एक प्रस्तुति दूसरी प्रस्तुति के संदर्भ में ही होती है। ये कुछ बातें हमने आपके साथ स्पष्ट करने की कोशिश की थी पिछली कुछ क्लास में। इसके पश्चात हम ये बात कर रहे थे कि प्रस्तुतियां दो प्रकार की होती हैं, एक अर्जित प्रस्तुति होती है और दूसरी प्रदत्त प्रस्तुति होती है। एक अर्जित प्रस्तुति है और दूसरी अर्जित प्रस्तुति है। और प्रस्तुतियों का यह वर्गीकरण जो है सर्वप्रथम लिंटन ने 1936 में किया था। लिंटन ने सर्वप्रथम यह बताया था कि समाज में दो प्रकार की प्रस्तुतियां होती हैं, एक प्रदत्त प्रस्तुति होती है और एक अर्जित प्रस्तुति होती है। प्रदत्त प्रस्तुति वह है जो व्यक्ति को स्वतः ही मिल जाती है, जो व्यक्ति को जन्म लेने के साथ ही अपने आप ही मिल जाती है। यानी कि ऐसी प्रस्तुति जिस प्रस्तुति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कोई मेहनत, कोई परिश्रम, कोई प्रयास, किसी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नहीं गुजरना पड़ता, जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही स्वतः ही मिल जाती है, ऐसी प्रस्तुति को लिंटन प्रदत्त प्रस्तुति कहते हैं। ठीक है, जैसे जन्म लेने के साथ ही हम लिंग के आधार पर स्त्री या पुरुष हो जाते हैं, जन्म के साथ ही व्यक्ति का परिवार निर्धारित हो जाता है, उसकी जाति निर्धारित हो जाती है, उसका धर्म निर्धारित हो जाता है, उसका पड़ोस, उसकी नातेदारी निर्धारित हो जाती है, जिसके लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो ये जो तमाम मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, ये सारे के सारे प्रदत्त प्रस्तुति के उदाहरण हैं। दूसरी प्रकार की जो प्रस्तुति बताई है लिंटन ने, वह है अर्जित प्रस्तुति। और अर्जित प्रस्तुति वह है ऐसा पद, ऐसी प्रस्तुति जिसको व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता, परिश्रम और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्राप्त करता है। ऐसी प्रस्तुति को लिंटन ने अर्जित प्रस्तुति कहा है। प्रदत्त प्रस्तुति तो वह है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करता, जो स्वतः ही मिल जाती है, उसको प्रदत्त प्रस्तुति कहा गया है। जबकि अर्जित प्रस्तुति वह है जिसको व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता, परिश्रम और विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से गुजरकर किसी पद को प्राप्त करता है, उस पद को लिंटन ने अर्जित प्रस्तुति कहा। ठीक, दूसरे दृष्टिकोण से हम अर्जित प्रस्तुति की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि प्रदत्त प्रस्तुति प्राप्त व्यक्ति और प्रदत्त प्रस्तुति प्राप्त व्यक्ति कौन है? प्रदत्त प्रस्तुति प्राप्त व्यक्ति सब है, क्योंकि समाज में जिसने भी जन्म लिया है उसको प्रदत्त प्रस्तुति तो अनिवार्य रूप से मिली है। समाज का जो भी सदस्य है उसके पास प्रदत्त प्रस्तुति तो अनिवार्य रूप से है, क्योंकि वो तो जन्म के साथ स्वतः ही मिल जाती है। तो दूसरे दृष्टिकोण से अर्जित प्रस्तुति को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रदत्त प्रस्तुति प्राप्त व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता, परिश्रम और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कुछ प्रस्तुतियों को अर्जित करता है, हासिल करता है। इस प्रकार की प्रस्तुति को लिंटन ने अर्जित प्रस्तुति कहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो शिक्षक होना, विद्यार्थी होना, ठीक है, कलेक्टर होना, सिपाही होना, नेता होना, अभिनेता होना, खिलाड़ी होना, गायक होना, ये तमाम ऐसी प्रस्तुतियां हैं जिनको व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्राप्त करता है। इस प्रस्तुति को अर्जित प्रस्तुति कहा जाता है। ठीक है, तो लिंटन के अनुसार इस प्रकार से प्रस्तुतियां दो प्रकार की। इसके पश्चात हमने बात की कि प्रदत्त प्रस्तुति, अब यह भी हम आपसे स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रस्तुति की अवधारणा बहुत समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि जब तक हम लोग प्रस्तुति को नहीं समझ सकते तब तक सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा को हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए सामाजिक स्तरीकरण तभी हम समझ पाएंगे जब हमको प्रस्तुति की अवधारणा समझ में आएगी। तो उस दृष्टिकोण से प्रस्तुति की अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण है। हम गत कक्षा में बात कर रहे थे कि प्रस्तुतियों के निर्धारण के आधार क्या है, क्योंकि हमने कहा कि किसी व्यक्ति की प्रस्तुति किसी क्षेत्र विशेष में उच्च हो सकती है, उसी व्यक्ति की प्रस्तुति किसी दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल निम्न हो सकती है। तो इन प्रस्तुतियों के निर्धारण के आधार क्या है, ये कौन निर्धारित करेगा, ये वे कौन से कारक हैं, वे कौन से तत्व हैं जो ये निर्धारित करेंगे कि साहब इस व्यक्ति की प्रस्तुति तो ऊंची है और इस व्यक्ति की प्रस्तुति नीची है। इनके निर्धारण के
कारक क्या है, इनके निर्धारण के आधार क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वह यह है कि कोई समाज किन सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान करता है। किसी व्यक्ति में वह सामाजिक मूल्य अगर कूट कर भरे हुए हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति उच्च होती है। ठीक है, तो इन परिस्थिति के निर्धारण के अंतर्गत हमने गत कक्षा में प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार देखे कि साहब प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार क्या है, यानी कि प्रदत्त परिस्थिति जो है उसमें कौन सी प्रदत्त परिस्थिति तो ऊंची है, कौन सी मध्यम है और कौन सी निम्न है, इसके निर्धारण के आधार क्या है। इसके अंतर्गत चार परिस्थिति के निर्धारण के आधारों की हमने बात की थी, यानी कि प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के चार आधारों का उल्लेख हमने किया था। पहला लिंग द्विभाजन, दूसरा आयु भेद, तीसरा नातेदारी और चौथा सामाजिक कारक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसका उल्लेख हमने अभी आपको बताया कि उस समाज के सामाजिक मूल्य किन बातों को महत्व प्रदान करते हैं, उस आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित होती है। तो प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के अंतर्गत हमने देखा कि सबसे पहले लिंग भेद के आधार पर संपूर्ण दुनिया को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्त्री और पुरुष। शारीरिक दृष्टिकोण से पुरुष अधिक मजबूत माना गया, हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है, लेकिन फिर भी जो है जब सामाजिक स्तर पर जब सामाजिक स्तरीकरण की बात आती है तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम महत्व प्रदान किया जाता है। तो लिंग द्विभाजन के आधार पर पुरुष सामाजिक स्तरीकरण में महिलाओं की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त होते हैं। दूसरा आपको बताया सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार था वो था आयु भेद। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति अपने जीवन चक्र में विभिन्न आयु के चरणों से होकर गुजरता है। तो अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के कारक में जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारण का कारक है, आधार है, वह है आयु भेद। ठीक है, समाज में सामान्यतः उच्च आयु प्राप्त व्यक्ति या अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति कम आयु प्राप्त व्यक्ति से उच्च स्थान प्रदान करता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की जहां तक बात करें हम युवाओं की तुलना में बुजुर्गों को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा जीवन का अनुभव होता है। ठीक है, तो अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति कम आयु प्राप्त व्यक्ति की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त करता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस दृष्टिकोण में लोगों के इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। क्यों? क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदत्त परिस्थिति की बजाय अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। जैसे कि हमने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया था कि किसी कार्यालय में जब कहें कि जिला कलेक्टर कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट एक कार्यालय है जिसमें 40 साल का एक युवा जिला कलेक्टर हो सकता है, जिलाधीश हो सकता है, क्योंकि उसने IAS की परीक्षा के माध्यम से जो है ये पद हासिल किया। उसी जिला कलेक्टर कार्यालय में एक 55 वर्ष का प्रौढ़ जो है चपरासी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चपरासी की आयु अधिक है इसलिए उसका स्थान ऊंचा होना चाहिए ना, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदत्त परिस्थिति की तुलना में अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। तो वो युवा जो कि 40 वर्ष का है वो 55 वर्ष के चपरासी की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति का जो अगला निर्धारण का आधार हमने देखा था वो था नातेदारी, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जन्म के साथ ही व्यक्ति को अनेक प्रकार की परिस्थितियां मिल जाती हैं, जैसे वो किसी का बेटा हो जाता है, किसी का भाई हो जाता है, किसी का भतीजा हो सकता है, किसी का चाचा हो सकता है, किसी का मामा हो जाता है। ठीक है, और ये वह पद है जिसके लिए उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सामाजिक प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के अंतर्गत अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो निर्धारण का कारक था या आधार था वो था सामाजिक कारक। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति निर्धारण का जो आधार है वह है सामाजिक कारक। इसके अंतर्गत हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको बताया था कि कोई व्यक्ति किसी राजा के घर जन्म लेता है, कुलीन परिवार में जन्म लेता है, वो चाहे कितना ही मंदबुद्धि हो, कितना ही बदसूरत हो, लेकिन उसकी परिस्थिति उच्च होती है, क्योंकि जिस घर में उसने जन्म लिया है, जिस वंश में उसने जन्म लिया है, उस वंश की सामाजिक परिस्थिति उच्च होती है। तो नो डाउट उस वह व्यक्ति जो कि राजा के घर पैदा हुआ है, कुलीन परिवार में पैदा हुआ है, उसकी परिस्थिति अन्य बच्चों की तुलना में उच्च परिस्थिति। ठीक है, इसी दृष्टिकोण से हमने कहा था कि गोद लिया हुआ बच्चा, अवैध संतान या तलाकशुदा माँ बाप का बच्चा, उनकी परिस्थिति सामाजिक दृष्टिकोण से निम्न होती है। तो प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के इन आधारों का चर्चा हमने गत कक्षा में किया था। आज हम बात करते हैं जिस प्रकार से प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के आधार है, ठीक उसी प्रकार से अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के भी आधार है।
यह एक बात स्पष्ट हम आपको कर चुके हैं कि वर्तमान समाज में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक समाज में प्रदत्त परिस्थिति की तुलना में अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। तो इन अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार क्या है? कौन सी अर्जित परिस्थिति सामाजिक स्तरीकरण में उच्च है, कौन सी अर्जित परिस्थिति मध्यम है और कौन सी अर्जित परिस्थिति सामाजिक संरचना में धरातल पर है, इसके निर्धारण के कुछ आधार है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो सामाजिक अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का आधार है वह है संपत्ति, प्रॉपर्टी। वर्तमान समाज में जो कि अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, तो जिस व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति है, धन है, अधिक प्रॉपर्टी है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति की स्थिति सामाजिक संरचना में, सामाजिक स्तरीकरण में अन्य व्यक्तियों की तुलना में उच्च होती है। जिस व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति है, अधिक धन है, अधिक प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति की परिस्थिति जो है अन्य व्यक्तियों की तुलना में उच्च होती है। लेकिन समाज यह देखेगा कि बहुत अधिक धन या संपत्ति होना सामाजिक निर्धारण का आधार नहीं है, परिस्थिति निर्धारण का आधार नहीं है। समाज यह देखेगा कि उस व्यक्ति ने जो अधिक संपत्ति अर्जित की है वो समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार, सामाजिक नियमों, मूल्यों और मानदंडों के अंतर्गत रहकर अर्जित की है, समाज के द्वारा बताए गए वैध तरीकों के अनुसार अर्जित की है, या समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के विपरीत जाकर अर्जित की है। अगर उस व्यक्ति ने समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार, सामाजिक नियमों, मूल्यों, मानदंडों के अनुसार वैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की स्थिति, उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति उच्च होगी जिसने की अधिक संपत्ति अर्जित की है। वो सामाजिक संरचना में, सामाजिक स्तरीकरण में सबसे उच्च स्थान प्राप्त करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन संपदा है, बहुत अधिक संपत्ति है, लेकिन उसने संपत्ति जो एकत्रित की है वो समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के विपरीत जाकर एकत्रित की है, तो निस्संदेह है भले उसके पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस व्यक्ति का सामाजिक स्तरीकरण में निम्न स्थान होगा, उसकी स्थिति सबसे निम्न होगी। एक वेश्या के पास बहुत अधिक संपत्ति होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सामाजिक स्तरीकरण में उसको सिर पर बिठा लिया जाए, उच्च बिठा लिया जाए। हो सकता है उसके पास बहुत अधिक संपत्ति होगी, लेकिन जिस तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति अर्जित करने के तरीके के सुझाव या सहमति या उस तरीकों को मान्यता प्रदान समाज नहीं करता है, भले उसके पास कितनी संपत्ति क्यों न हो, उसका स्थान सामाजिक संस्थान में धरातल पर है, सबसे निम्न है। तो इस प्रकार से संपत्ति परिस्थिति निर्धारण का आधार है, बशर्ते वह संपत्ति समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार अर्जित की गई। सामाजिक स्तरीय अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का जो दूसरा आधार है व्यवसाय, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। समाज में कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनकी एक प्रतिष्ठा होती है, एक मान मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है, एक डिग्निटी होती है, ठीक है। जबकि कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से हेय दृष्टि से देखे जाते हैं, घृणित दृष्टि से देखे जाते हैं। जैसे बात करें कि एक डॉक्टर का व्यवसाय है, एक प्रोफेसर का व्यवसाय है, एक एडवोकेट का व्यवसाय है, ठीक है, ये एक इंजीनियर का व्यवसाय है, एक आईएएस का व्यवसाय है। ये इस प्रकार के व्यवसाय हैं जो सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित व्यवसाय है। तो ऐसे व्यवसाय प्राप्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करते हैं। ये अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार है। इसके विपरीत कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जैसे सफाई करना, समाज में नालियों की सफाई करना, जो है नीची जाति के लोग हैं जैसे धोबी है, नाई है, बेहतर है, इनका व्यवसाय तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित व्यवसाय नहीं माना जाता, इसलिए इन लोगों की परिस्थिति जो है तुलनात्मक रूप से निम्न परिस्थिति होती है। अर्जित परिस्थिति निर्धारण का जो अगला आधार है वह है शिक्षा। इसमें हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि समाज में शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में उच्च होती है। जो व्यक्ति समाज में जितनी अधिक शिक्षा प्राप्त करेगा, समाज उसको उच्च परिस्थिति प्राप्त करेगा अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में। नेक्स्ट, अर्जित परिस्थिति निर्धारण का जो आधार है राजनीतिक, और इससे तात्पर्य है कि सत्ता प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में सामाजिक स्तरीकरण में उच्च स्थान प्राप्त करता है। जिसके पास सत्ता है, राजनीति में जिसकी दखलंदाजी है, जिसके पास राजनीतिक अधिकार है, अधिकार प्राप्त है, वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में सामाजिक संस्था में, सामाजिक संस्था में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करता है।
अगला जो अर्जित परिस्थिति निर्धारण का आधार वह है विवाह संबंध। और इससे तात्पर्य है कि सामाजिक दृष्टिकोण से विवाहित व्यक्ति की परिस्थिति अविवाहित व्यक्ति की तुलना में उच्च होती है। यानी कि समाज में जो व्यक्ति मैरिड है, विवाहित है, वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में, चाहे वो अविवाहित है, चाहे वो विदुर है, चाहे वो तलाकशुदा है, उनकी तुलना में विवाहित व्यक्ति की परिस्थिति उच्च परिस्थिति होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वह है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। श्रम विभाजन से तात्पर्य है काम का बंटवारा। और यह जो श्रम विभाजन है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, प्राचीन समय में भी जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, और वर्तमान समय में जो वर्ग व्यवस्था को देखने को मिल रही है, उनमें प्रत्येक समूहों को, प्रत्येक व्यक्तियों को अलग अलग काम सौंप दिए गए हैं। और वे व्यक्ति जब एक ही कार्य को बार बार करते हैं, रोज करते हैं, तो वे उस कार्य में दक्ष हो जाते हैं, उस कार्य के विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो श्रम विभाजन के कारण समाज में विशेषीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। और जो व्यक्ति जिसको कि काम मिला है, उस काम को वह रोज रोज करता है, बार बार करता है, तो उस कार्य में दक्ष हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, निपुण हो जाता है। तो इस प्रकार से एक विशेषज्ञ किसी विषय का विशेषज्ञ व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। ये अर्जित परिस्थिति निर्धारण का आधार है। नेक्स्ट, उपलब्धि। ठीक है। उपलब्धि से तात्पर्य है समाज में अनेक लोग ऐसे होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण या व्यक्तिगत उनमें जो है प्रोत्साहन के कारण कुछ उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति की आवाज मधुर हो सकती है, लेकिन मधुर आवाज होना परिस्थिति निर्धारण का आधार नहीं है। अगर वह किसी व्यक्ति की मधुर आवाज है और वह प्रयास करता, अभ्यास करता है रोज रोज गाने का, तो एक अच्छा गायक बन सकता है। तो एक अच्छा गायक होना उसकी उपलब्धि है। ठीक है। एक खिलाड़ी अपने दम पर खिलाड़ी बनता है, प्रयास करके, मेहनत करके, अभ्यास करके एक अच्छा खिलाड़ी बनता है और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हासिल कर लेता है। तो सामान्य व्यक्ति की तुलना में ऐसे लोगों की परिस्थिति उच्च परिस्थिति। जैसे इसमें कहे कि अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, आविष्कारकर्ता हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं। ये सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि अर्जित परिस्थिति है। और जो व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, योग्यता और अभ्यास और प्रयास के माध्यम से इनको प्राप्त करता है, तो ये जो विशेष उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति की तुलना में सामाजिक स्तरीकरण में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अर्जित परिस्थिति निर्धारण के अनेक आधार हो सकते हैं जो उस समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। ये तमाम जो आधार हमने आपको बताए हैं परिस्थिति निर्धारण के, अर्जित परिस्थिति निर्धारण के, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि कोई समाज किन सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान करता है। किसी व्यक्ति में अगर उन सामाजिक मूल्यों की बहुलता है तो उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निश्चित रूप से उच्च परिस्थिति होगी। ये परिस्थिति निर्धारण के कुछ आधार है। तो प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के कुछ आधारों का जिक्र हमने आपके साथ किया। ठीक उसी प्रकार से अर्जित परिस्थिति निर्धारण के कुछ आधारों का जिक्र हमने आपके साथ किया। ये जो दो प्रकार की परिस्थिति है इसके बारे में हमने आपको बताया। लिंटन ने सर्वप्रथम 1936 में ये बताया कि परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं। परिस्थिति से संबंधित एक परिस्थिति समूह बनता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को अनेक परिस्थितियां मिलती हैं। एक व्यक्ति को एक ही समय में भी अनेक परिस्थितियां मिल सकती हैं। मान लीजिए ये व्यक्ति है, हम लोग बात करें स्टेटस सेट की या परिस्थिति समूह की। वह व्यक्ति पिता है, पति है, भाई है। ठीक है। एक व्यक्ति है जो कि एक समय में पिता भी है, किसी का पति भी है और किसी का भाई भी है। उसी प्रकार से वो व्यक्ति अपने प्रयास से वकील बन सकता है, वो बाजार का ग्राहक हो सकता है, वो किसी भूमि का भूस्वामी हो सकता है। एक ही समय में एक व्यक्ति पिता है, पति है, भाई है, वो वकील भी है, वो बाजार का ग्राहक भी है और वो उसके पास भूमि है तो वो भूस्वामी है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को एक
सेट या इसको प्रस्तुति समूह में कहा जाता है। ठीक है, ये आपके परीक्षा में संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसमें आपके प्रश्न आ सकता है जैसा प्रस्तुति समूह है, भूमिका समूह है, ठीक है, भूमिका प्रत्याशा है, भूमिका संघर्ष है, ये सारी संक्षिप्त टिप्पणी में सामान्यतः प्रतिवर्ष प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू।